आज मैं बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि पूरे 2 साल के बाद मैं पाकिस्तान वापस जा रहा था। मेरी सब घर वालों से बात हुई थी और सब ने मुझे अपनी-अपनी पसंद के बारे में बताया था। मैंने घर के एक-एक फ़र्द के लिए तोहफ़े खरीद कर अपने बैग में रख लिए थे। तभी मुझे अपनी बीवी तानिया का ख़्याल आया। मैंने माँ को कॉल करके तानिया से बात कराने का कहा तो वो कहने लगी कि वो सो रही है। मैं हैरान रह गया कि अभी तो रात के 8 बजे हैं, वो इतनी जल्दी कैसे सो गई? मैंने माँ से सवाल किया तो वो कहने लगी, अरे बेटा क्या करें, तुम्हारी बीवी अपनी मर्जी की मालिक है, अपनी मर्जी से उठती है और अपनी मर्जी से सोती है। अगर किसी काम का दिल ना हो तो 100-100 बार कहती रहो मगर वो काम नहीं करती। जब से मैं दुबई आया था तब से मैं अपनी बीवी की बुराइयां ही सुन रहा था। मुझे उसके साथ सिर्फ 1 हफ्ता गुजारने का मौका मिला था और फिर मुझे अपनी जॉब पर वापस आना पड़ा। इसलिए मैं अपनी बीवी की तबीयत और मिजाज के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, मगर मुझे इतना अंदाज़ा था कि वो एक डब्बू किस्म की लड़की थी। लेकिन अब जो कुछ अम्मा बताती थी उसे सुनकर मेरी अपनी बीवी के बारे में सारे अंदाजे गलत साबित हो रहे थे। मैंने सोचा कि घर जाकर उसके अच्छे से कान खींचूंगा और उसे समझाऊंगा कि मेरे घर वालों के साथ बनाकर रखे। अपनी पसंद से ही मैंने अपनी बीवी के लिए कुछ तोहफे खरीदे और अगले दिन मेरा सफ़र शुरू हो गया। एयरपोर्ट पर मुझे मेरे दोनों भाई लेने आए थे। बाकी घर वालों के बारे में उन्होंने बताया कि वो घर में मेरे इस्तकबाल की तैयारियां कर रहे हैं और मेरी पसंद के पकवान पक रहे हैं। मैं घर वालों की मोहब्बत के बारे में सोच कर मुस्कुरा रहा था और साथ ही तानिया के बारे में भी सोच रहा था कि वो मुझे अपने सामने पाकर कैसा महसूस करेगी। मैं सबके सामने इससे कैसे बात करूंगा और उससे कैसे मुखातिब करूंगा, इन्हीं सोचों में सफ़र कट गया। घर पहुंचा तो सभी घर वाले एक कमरे में जमा थे, हीटर ऑन था और सब गपशप में मसरूफ थे। सब लोगों को देखकर मैं अपनी सारी थकन भूल गया, वरना मेरा इरादा था कि घर जाकर कुछ देर आराम करूंगा। मगर अपनों को देखा तो सोचा कि उनके साथ वक्त गुजारना चाहिए। काफी देर बीत गई लेकिन तानिया कहीं नजर नहीं आई। मैंने माँ से पूछा तो वो कहने लगी, कहाँ हो गई महारानी? अपने कमरे में ही होगी। उसे पता भी है कि शोर इतनी अरसे बाद घर आया है, मगर शोर को वक्त देने के बजाय वो अपनी ही दुनिया में मगन है। थोड़ी देर के बाद मैं बहाने से उठकर बाहर आ गया और अपने कमरे में गया। वहाँ कोई नहीं था। कमरे की हालत बहुत खराब थी, ऐसे लग रहा था जैसे आज किसी ने बिस्तर तक तय नहीं किया और सफाई भी नहीं हुई। ये सब देखकर मुझे गुस्सा आ गया कि आखिर मेरी बीवी करती क्या है जो कमरे की सफाई तक नहीं कर सकती। मैं कमरे से बाहर निकला तो मुझे शेर में खड़ी नजर आई। मैं उसके पास गया मगर उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। वो अपने काम में मसरूफ थी और बाल्टी से गीले कपड़े निकाल कर तार पर फैला रही थी। तानी जी के तरीके, आज इतने अरसे बाद में आया हूँ और तुमने मुझसे बात तक नहीं की, मेरा हाल तक नहीं पूछा। ना चाहते हुए भी शिकवा मेरे लबों पर आ गया। मैंने सोचा था कि वो मुझे देखकर बहुत खुश होगी और बन सबर कर रहेगी, मगर उसकी तो हालत बहुत ख़राब थी। लगता था कितने अरसे से उसने कपड़े तब्दील नहीं किए और बालों की हालत भी अबतर थी और उसकी आंखों में थकन साफ नजर आ रही थी। मैं उसे देखकर बुरी तरह बुझ कर रह गया। तानिया, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतनी तब्दील क्यों हो गई हो? जब मैं यहाँ से गया था तब तुम ऐसी नहीं थी। वो फीके से अंदाज में मुस्कुराई और कहने लगी, मुझे पता नहीं था कि आप आए हैं, वरना मैं ज़रूर आपके इस्तकबाल के लिए दरवाजे पर मौजूद होती। मुझे इस बारे में किसी ने नहीं बताया। इतना बोलकर वो फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गई। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। सभी घर वाले जानते थे कि मैं आ रहा हूँ, सब ने मुझे अपनी पसंद के बारे में बताया भी था, मगर मेरी बीवी क्या बोल रही थी? मैंने उसके पुराने और बोसीदा हुलिये पर नज़र डाली और फिर सीधा अपनी माँ के पास गया। जब मैंने सारी बात इन्हें बताई तो वो कहने लगे, इस लड़की ने आते ही तुम्हें हमारे खिलाफ वर्गलाना शुरू कर दिया। वो बात जो घर का बच्चा-बच्चा जानता है, इससे तुम्हारी बीवी कैसे बेखबर रह सकती है? बस बेटा, ये सब तो ड्रामा है हमें तुम्हारी नज़र में बुरा बनाने का। पूरा दिन मैंने दोबारा अपनी बीवी की शक्ल नहीं देखी थी। जब खाने का वक़्त हुआ तो मेज़ पर तरह-तरह के खाने सजे थे। हर खाना मेरी पसंद का और खुश ज़ायक़ा था। मैं हैरान था कि पूरा दिन अम्मा और मेरी बहनें मेरे साथ बातों में मसरूफ़ रहीं, तो फिर ये सब खाना किसने बनाया? उसका अक़दा भी जल्द खुल गया जब मुझे पता चला कि ये सब खाना मेरी बीवी ने बनाया है। मगर उसने खुद हमारे साथ बैठकर खाना नहीं खाया था, बल्कि मुसलसल किचन में मसरूफ़ रही थी। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। खाना खाने के बाद सब एक बार फिर अम्मा के कमरे में बातों में मसरूफ़ हो गए। हर तरफ हीटर ऑन थे और सर्दी का एहसास तक न था। जब मैंने कमरे से बाहर देखा तो अब भी किचन में बर्तन धो रही थी। एहसास नदामत ने मुझे घेर लिया। ये तुम क्या कर रही हो? इतनी रात तक बर्तन धोने की क्या ज़रूरत है? ये काम सुबह भी हो सकते हैं। मैंने चाहते हुए भी तलख लहजा अख्तियार किया। भला जी क्या बात हुई? शोर इतने अरसे बाद घर आया और तुम उसे वक़्त देने के बजाय कामों में मसरूफ़ हो। उसने एक नज़र मुझ पर डाली और कहने लगी, आपकी अम्मी को गंदे बर्तन पसंद नहीं है। वो चाहती हैं कि मैं रात को बर्तन धोकर ही सोऊं, वरना बरकत उठ जाती है।
उसने बेतासर अंदाज में कहा, अच्छा ठीक है, आप कमरे में आओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कम अज कम कपड़े तो तब्दील कर लेती, लगता है तुम्हें मेरे आने की बिल्कुल खुशी नहीं हुई। मैं तंज करके वहां से हट गया। मुझे कमरे में आए कई घंटे बीत गए, आधी रात हो गई, मगर अभी तक वो नहीं आई। मुझे बहुत गुस्सा है कि आखिर वो किचन में क्या कर रही है। मैं गुस्से में अम्मा के कमरे की तरफ गया ताकि उसके बारे में पूछूं, तो देखा वो वहाँ अम्मा के पाँव दबा रही थी। मैं कुछ कहते कहते रुक गया। तानिया ने मुझे देखा तो कहने लगी, अम्मा को रात पाँव दबाने की आदत है, जब तक इन्हें नींद नहीं आ जाती तब तक मैं पाँव दबाती रहती हूँ, जब ये सो जाएंगी तो मैं कमरे में आ जाऊंगी। अम्मा कहने लगी, बहू सही कह रही है, एक यही काम तो ये ढंग से करती है। मुझे इससे पाँव दबाने और सर की मालिश करवाने की ऐसी आदत है कि जब तक इसके हाथ ना लगे मुझे नींद नहीं आती। मैं बिना कुछ कहे अपने कमरे में आ गया और घर का माहौल मुझे बहुत अजीब और पुरस्कार लग रहा था। दोनों बहनें अपने अपने घर चली गई थी और दोनों भाई भी सो गए थे। मैं काफ़ी देर इंतजार करता रहा, फिर सो गया। अगले दिन देर से आँख खुली, तानी की तलाश में नजरें दौड़ाई तो कमरा खाली था। मैं गहरी सांस लेकर लग गया। बाहर आया तो उस सुबह मामूल कामों में मसरूफ थी। उस वक्त भी उसने पुराने कपड़े ही पहने हुए थे। मेरी दोनों शादीशुदा बहनें जो करीबी ब्याही हुई थी, सुबह होते ही फिर आ गई और मैं उनके साथ बातों में मसरूफ हो गया। ऐसा नहीं था कि मैंने अपनी बीवी को फरामोश कर दिया था। मैंने उसे कई बार मुखातब किया और अपनी बातों में शरीक करना चाहा, मगर वो हमेशा काम है कहकर टाल गई। तब अम्मा कहने लगी, इसे तो हम लोगों के साथ बैठने की फुर्सत नहीं मिलती, ये हमें पसंद नहीं करती, लगता है इसने अभी तक हमें दिल से कबूल नहीं किया। अरे हमें तो छोड़ो, तुम तो इसके शोहर हो, मगर तुम्हें भी ये वक्त नहीं देती। मुझे अम्मा की बातें दुरुस्त लग रही थी और दिल चाह रहा था कि इसे खूब सुनाऊं, मगर सबका लिहाज करके रुक गया। मेरा नाम काशिफ है, मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा हूँ। जब मैं मैट्रिक में था तो अब्बा का इंतकाल हो गया था। वो हमें किसके आसरे पर छोड़कर चले गए कुछ मालूम न था। घर में परेशानी उन्होंने डेरे डाल लिए थे। मुझे पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करनी पड़ी ताकि मेरे छोटे भाई अपनी तालीम मुकम्मल कर सके और इन्हें अपने ख्वाबों से दस्तबरदार न होना पड़े। अम्मा भी बीमार रहने लगी थी। एक दिन हमारे एक दूर के रिश्तेदार ने घर के हालात देखकर मुझे बैरून मुल्क भेजने का इंतजाम कर दिया। वहां जाकर मैं अच्छी मजदूरी करके पैसे कमा सकता था ताकि मेरे घर वाले पुरसकून जिंदगी गुजार सके। मैंने खुद को कुर्बानी का बकरा बनाने का फैसला कर लिया और दुबई चला गया। वहां मैंने हर तरह की सख्त मजदूरी की ताकि घर वालों को किसी चीज की कमी ना हो। जब भी अम्मा भाइयों और बहनों की कामयाबी का बताती तो मेरा सर फख्र से बुलंद हो जाता। मैं जो कुछ कमाता सीधा घर भेज देता। वहां मुझे 4 साल बीत गए, भाई कॉलेज पहुंच गए और बहनें मैट्रिक कर गई। जब मैंने वापसी की बात की तो अम्मा ने कहा कि बहनों को रिश्ते आ रहे हैं और उनकी शादी के लिए बहुत सा जहेज चाहिए। आखिर तुम दुबई वाले भाई हो, जहेज तो अच्छा देना होगा। अब घर की हालत भी बेहतर हो गई थी और उसे सजा संवार लिया गया था। मैं अपनी ख्वाहिश के बावजूद खामोश रहा। बहनों की शादी के बाद मजीद 4 साल बीत गया। भाइयों ने पढ़ने से इनकार कर दिया और कारोबार का मुतालबा किया। मैंने 2 साल मजीद लगाकर उनके लिए पैसे भेजे और इस बार किसी बहाने के बगैर वापस आ गया। अब मेरी इतनी उम्र हो चुकी थी कि मुझे जीवन साथी की तलाश थी ताकि दुख बांट सकूं। अम्मा से जिक्र किया तो उन्होंने दूर के रिश्तेदारों में रिश्ता तय कर दिया। मैंने शादी से पहले बीवी को नहीं देखा था। जब मैंने ख्वाहिश की तो अम्मा ने कहा कि वो शरीफ लोग हैं, इन बातों को पसंद नहीं करते। यूं मैं अपनी ख्वाहिश दबा कर बैठ गया। मैंने शादी वाले दिन ही उसे देखा। वो एक काम उम्र और खूबसूरत लड़की थी, मगर कदरे खामोश और डब्बू सी थी। जरा सी ऊंची आवाज पर डर जाती। मुझे पता चला कि वो तिली माँ के जेरे साया रही थी जो उस पर जुल्म करती थी। शायद इसलिए वो घबरा जाती थी। शादी के एक हफ्ते बाद मुझे वापस दुबई जाना पड़ा। मैंने उसे साथ लेकर जाने का कहा तो अम्मा ने साफ इनकार कर दिया कि ये मुनासिब नहीं है बेटा, ये अभी नादान है, इसे दुनियादारी की हवा नहीं लगी। अगर ये बाहर चलेगी तो तेरे हाथ से निकल जाएगी। इसे यहीं रहने दे, हमारे पास महफूज रहेगी। मैंने उनकी बात मान ली, ये सोच कर कि शायद वो मेरा भला चाहती हैं। मगर जब मैं मजीद 2 साल गुजारने के बाद वापस आया तो घर की फिजा बदली हुई थी। तानिया का वो मुरझाया हुआ चेहरा, वो खौफजदा नजरें और उसका मुझसे दूर भागना मुझे किसी गहरी साजिश की बू दे रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जो लड़की शादी के पहले हफ्ते में मुझसे इतना लगाव रखती थी वो अब मेरी मौजूदगी से घबरा क्यों रही है। एक रात जब पूरा घर नींद के होश में था, मुझे प्यास महसूस हुई तो मैं किचन की तरफ उठा। लौ से आती धीमी आवाज़ों ने मेरे कदम रोक ली। अम्मा और मेरी दोनों बहनें हीटर के सामने बैठी कह कहे लगा रही थी। उनकी बातों में जिसका जिक्र था वो तानिया थी। अम्मा कह रही थी, देख लिया कैसा जादू किया है मैंने अपने बेटे पर। उसे ज़रा भी शक नहीं है कि उसकी महारानी सारा दिन हम सब के जूते चढ़ती है। मैं उसे साफ कह दिया कि अगर काशिफ को एक लफ्ज़ भी बताया मैं उसे तलाक दिलवाकर सड़क पर फेंक दूंगी। और बेचारी डर के मारे उसके कमरे तक नहीं जाती। मेरी बड़ी बहन ने तीखे लहजे में कहा, अम्मा आपने कमाल कर दिया, इसकी शादी ऐसी गरीब और
बेसहारा लड़की से कुराई। अगर कोई पढ़ी लिखी या अमीर होती तो अब तक हमारे घर को आग लगा चुकी होती। ये तो बेजुबान जानवर है, जितना मर्जी काम करो उफ तक नहीं करती। अम्मा ने फखरी अंदाज में सारा लाया। मैंने उसे करीब घर से लाया ही इसीलिए था कि ताकि ये अपने हक के लिए लड़ ना सके। इसे पता है कि इसका कोई ठिकाना नहीं है। मैं इसे और काशिफ को कभी करीब नहीं आने दूंगी, क्योंकि अगर इनके दिल मिल गए तो मेरी हाकमियत और काशिफ की कमाई दोनों मेरे हाथ से निकल जाएंगी। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सनसनी सी दौड़ गई। जिस माँ को मैंने देवता माना था, जिसके कदमों में अपनी जिंदगी के 10 साल निशावर कर दिए, वो इतनी संग दिल निकलेंगी। वो मेरी बीवी को सिर्फ इसलिए तड़पा रही थी ताकि मेरी जेब पर उनका कब्जा बरकरार रहे। मैं गुस्से से भरा हुआ सहन की तरह बढ़ा। रात के 2 बज रहे थे और बाहर कड़ाके की सर्दी थी। वहाँ जो मंजर मैंने देखा उसने मेरा दिल चीर कर रख दिया। तानिया सेन के एक कोने में ठंडे यख पानी से बर्तन धो रही थी। उसके हाथ सर्दी से नीले पड़ चुके थे, वो कांप रही थी। पूरे घर में हीटर चल रहे थे, सब लोग गर्म लिफाफों में दबके हुए थे, मगर मेरी बीवी, जिसके लिए मैंने दुबई की तपती धूप में मजदूरी की थी, इस बर्फानी रात में बाहर काम करने पर मजबूर थी। मैंने आगे बढ़कर उसके हाथ से बर्तन छीन लिया। वो खौफ के मारे उछल पड़ी और पीछे हटकर दीवार से लग गई। काशिफ, आप यहाँ, मुझसे गलती होगी, बस अभी बर्तन खत्म होने वाले हैं, मैं चली जाऊंगी, प्लीज अम्मा को मत बताइएगा। उसकी आवाज में ऐसी वहशत थी जैसे वो किसी जल्लाद के सामने खड़ी हुई। मैंने उसे बाजू से पकड़कर सीधा खड़ा किया। तानिया, ये तुम क्या कर रही हो इस वक्त इस सर्दी में, और ये सब क्या है जो मैंने अभी लॉन्ज में सुना? वो फूट फूट कर रो पड़ी। काशिफ, वो मुझे मार डालेंगी। अम्मा ने कहा कि अगर मैंने आपसे बात की या आपके करीब आई तो वो आपको ऐसी पट्टी पढ़ाएंगे कि आप मुझे तलाक दे देंगे। मेरे माँ बाप गरीब हैं, मैं कहाँ जाऊंगी? मैंने सारा दिन किचन में गुजारा, सबके लिए खाना बनाया, सबकी खिदमत की, मगर मुझे एक पाले हीटर के पास बैठने नहीं दिया गया। उसने रोते हुए सब कुछ बताया जो मुझसे छुपाया गया था। इन 2 सालों में तानिया को घर की नौकरानी बनाकर रखा गया था। उसे पुराने और फटे कपड़े पहनने पर मजबूर किया गया ताकि मेरी नज़र में उसकी कोई कदर ना रहे। अम्मा उसे रात भर सोने नहीं देती थी, कभी पाँव धुआने के बहाने तो कभी मालिश के बहाने, ताकि उसे मुझसे मिलने की फुर्सत न मिले। मेरा ज़मीर जाग चुका था। मैं तानिया का हाथ पकड़कर खींचता हुआ लॉन्ज में ले आया। अम्मा और बहनें हमें देखकर साख्त रह गईं। काशिफ बेटा, ये क्या बदतमीजी है? उस लड़की ने फिर कोई ड्रामा किया है। अम्मा ने फौरन तस्वीर संभाली और मुसलहत अमेज लहजा अख्तियार किया। बस करें अम्मा, अब ये तस्वीर और ये ड्रामेबाजी बंद कर दे, मैंने गर्ज कर कहा। मैंने सब सुन लिया, आपकी गुफ्तगू, आपकी साजिशें, आपकी वो तलाक वाली धमकी भी। मुझे शर्म आती है, मैंने आप जैसी औरत को मां समझा, जिसने अपने बेटे के घर में आग लगाने के लिए एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी बहनें कुछ बोलने लगी तो मैंने इन्हें गुस्से से चुप करा दिया। तुम दोनों, जिनका जहेज मैंने अपनी जवानी बेचकर बनाया, तुम उसके साथ ये सलूक कर रही थी। याद रखना, ये मेरी बीवी है, इस घर की इज्जत है, तुम्हारी नौकरानी नहीं। अम्मा ने रोना धोना शुरू कर दिया। हाय, मेरा बेटा जादू का शिकार हो गया। ये लड़की तुम्हें हमसे दूर कर रही है। जादू उसने नहीं, आपके जुल्म ने किया है अम्मा। मैंने दो टोक फैसला सुनाया। आज के बाद तानिया इस जहन्नम में एक पल भी नहीं रहेगी। मैंने उसी वक्त तानिया का सामान समेटा। वो कांप रही थी, उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उसके हक में खड़ा हूँ। मैंने उसे अपनी गाड़ी में बिठाया और सीधा उसकी माँ के घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वो मुसलसल रो रही थी। काशिफ, क्या आप वाकई मुझे तलाक नहीं देंगे? उसने सहमे हुए लहजे में पूछा। मैंने उसका हाथ थामा। तानिया, मैं तुम्हें जीने के लिए चुना है, छोड़ने के लिए नहीं। ये कागजात, ये वीज़ा, ये सब अब तुम्हारे लिए होंगे। तुम अब मेरे साथ दुबई चलोगी। मैंने उसे उसकी माँ के घर छोड़ा और अगले 15 दिन किसी जंग से कम नहीं थे। मैंने खामोशी से इसके तमाम कागजात तैयार कराए। मेरी माँ और भाइयों ने हर हरबा आजमाया, कभी बीमारी का बहाना बनाया, कभी जज्बाती ब्लैकमेलिंग की, कभी रिश्तेदारों को मेरे पीछे लगाया कि बीवी के पीछे माँ को छोड़ रहा है। मगर मैंने एक ना सुनी। मैंने इन्हें साफ कह दिया, मैंने बेटा होने का हक अदा कर दिया, अब मुझे शोहर होने का हक अदा करने दें। मैं पैसे भेजता रहूंगा ताकि आपकी ज़िंदगी चलती रहे, मगर मेरी बीवी अब कभी आपका चेहरा नहीं देखेगी। जिस दिन हम एयरपोर्ट पर थे, तानिया ने पहली बार एक खूबसूरत नया जोड़ा पहना हुआ था। उसकी आंखों में अब वो खौफ नहीं था, बल्कि एक नई जिंदगी की उम्मीद थी। जब जहाज ने उड़ान भरी तो उसने खिड़की से बाहर देखा और एक लंबी पुरस्कून सांस ली। दुबई पहुंचकर जब हम अपने छोटे से अपार्टमेंट में दाखिल हुए तो तानिया फर्श पर बैठकर रोने लगी। क्या हुआ तानिया? अब तो कोई डर नहीं। मैंने उसे सहारा देकर उठाया। काशिफ, ये आंसू खुशी के हैं, मैं तो भूल गई थी कि इज्जत से जीना क्या होता है। वहाँ घर में मुझे इंसान नहीं समझा जाता था। अम्मा मुझे आपके कमरे की सफाई तक नहीं करने देती थी ताकि आपको लगे कि मैं सुस्त हूँ। वो मुझे आपके पास आने से पहले ही डरा देती थी कि अगर आपको छुआ भी तो वो आपको दूसरी शादी के लिए उकसाएंगे। वो कहती थी कि काशिफ तो किसी ऊंची सोसाइटी की लड़की चाहता है, तुम तो बस एक बोझ हो।
उसने बताया कि किस तरह मेरी बहनें उसके लाए हुए तोहफे छीन लेती थीं और उसे किचन का बचा हुआ खाना खिलाती थीं। वो 7 दिन जब मैं घर में था, सब खुशगपियाँ कर रहे थे। तानी किचन में छुप कर रोती थी क्योंकि उसे हुक्म था कि वो मेरे सामने नहीं आएगी, मेरे सामने अच्छे कपड़े नहीं पहनेगी, मेरे सामने तैयार नहीं होगी। इन्हें डर था कि कहीं वो अपने हुस्न से मुझे जीत ना ले और अगर वो मुझे जीत लेती तो मेरे घर वालों का नुकसान होता। मेरे घर वालों को डर था कि मैं उनसे दूर हो जाऊंगा। अब जब मैं सब कुछ जान गया था तब मैंने तानियों को अपने साथ दुबई लेकर आ गया था। तब वो माँ कहने लगी कि जिस बात का डर था वही डर सच बनकर सामने आया। ये लड़की देखने में मासूम है मगर अंदर से बहुत चालाक है, बहुत तेज है। तुम बहुत गलत कर रहे हो, इस लड़की को हम पर फोकस दे रहे हो, तुम्हें कल को बहुत पछतावा होगा। तब मैंने माँ से कहा कि उसे मैंने अल्लाह और रसूल का नाम लेकर अपनाया है, उसके साथ निकाह किया है, ये मेरी जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभाना है ये बात मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ और मुझे ये भी पता है कि ये बहुत शरीफ लड़की है। ये कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे मेरा किसी के सामने सर झुके। इसके माँ बाप की तरबियत पर कोई हर्फ आए। अब हमें आज दुबई आए हुए कई महीने बीत चुके हैं। तानी अब बिल्कुल बदल गई है, उसकी सेहत बेहतर हो गई है, वो अब हंसती बातें करती है। हम दोनों मिलकर अपना घर संभालते हैं। मैंने उसे एक कंप्यूटर कोर्स में दाखिल करवा दिया है ताकि वो खुद मुख्तार बन सके। मेरे घर वाले आज भी फ़ोन करते हैं, पैसे मांगते हैं और मैं इंसानियत के नाते उनकी मदद करता हूँ। लेकिन मैंने उन पर वाज़ेह कर दिया कि अब मेरी ज़िंदगी के फ़ैसले सिर्फ़ मैं और तानिया करेंगे। मैंने अपनी ज़िंदगी के 8 साल जिन लोगों पर कुर्बान किए उन्होंने मुझे सिला दुःख और धोखे की सूरत में दिया, लेकिन तानी की मोहब्बत ने मुझे वो सुकून दिया जो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। आज मैं एक कामयाब शौहर हूँ क्योंकि मैंने अपनी बीवी को इस ज़ुल्म से निकाल लिया जिसमें वो मेरी वजह से फंसी हुई थी और मुझे किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी नहीं है। मैंने अपने घर वालों के साथ कोई ज़्यादती नहीं की, कुछ भी गलत नहीं किया। अपना फ़र्ज़ हमेशा अदा किया, छोटे बहन-भाइयों के लिए बाप बनकर किरदार अदा किया और माँ को भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। ये कहानी सिर्फ़ मेरी नहीं बल्कि हर उस परदेसी की है जो अपनी ज़िंदगी दूसरों के सुपुर्द करता है।